नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 19 से लेकर 25 तक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो 19 से 25 तक है वो है स्थान के बारे में बताती है। जैसे कि पीछे की वीडियो में अपने देखा कि किस प्रकार से जो स्थान निर्धारित होते हैं, जैसे 15 से लेकर 18 तक अपन ने पीछे के दो वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से कौन से क्षेत्र में कौन से स्थान पर वादी है वो वाद ला सकता है, कोई पक्षकार वो वाद ला सकता है और कैसे वाद लाया जाता है। आज हम 19 से 25 जिसमें स्थान के बारे में, वाद के स्थान के बारे में भी चर्चा करेंगे तथा साथ में जहाँ पर किसी व्यक्ति की संपत्ति या उसके शरीर को कोई नुकसान होता है तो वाद कहाँ पर लाया जाएगा। तो सबसे पहले अपन धारा 19 के बारे में चर्चा करते हैं। धारा 19 कहती है जहाँ पर वाद शरीर या जंगल संपत्ति के प्रति दोषों की प्रतिक्रिया का वाद है, वहाँ पर वाद उस न्यायालय में जहाँ अपराध हुआ है वहाँ वाद संस्थित किया जाएगा या उस न्यायालय में जहाँ पर प्रतिवादी निवास करता है। तो यहाँ पर जो धारा 19 है वो ये बताती है कि जहाँ पर किसी पक्षकार के शरीर या संपत्ति से संबंधित यदि कोई नुकसान हुआ या उसके संपत्ति के प्रति कोई दोष अगर कारित किया गया है तो उसके प्रतिक्रिया के लिए वाद कहाँ संस्थित किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर वाद संस्थित हुआ वहाँ उस न्यायालय में जहाँ पर अपराध हुआ है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के शरीर को नुकसान, जैसे कोई मारपीट हुई है या किसी संपत्ति को कोई नुकसान कारित हुआ है, जैसे किसी की संपत्ति को तोड़ दिया गया है या उस पर कोई ऐसा दोष रोपण कर दिया गया है कि जिससे संपत्ति का मूल्य है वो कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वाद उस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जहाँ पर अपराध हुआ है, यानी जिस क्षेत्र में या जिस एरिया में अपराध हुआ है उस एरिया का जो न्यायालय है, जो निम्नतम स्तर का न्यायालय है, उस न्यायालय में वाद संस्थित किया जाएगा। अगर मान लो कि वाद वहाँ नहीं किया जाता है तो फिर वाद वहाँ संस्थित किया जाएगा जहाँ पर प्रतिवादी निवास करता है, यानी कि जहाँ पर प्रतिवादी निवास कर रहा है या कोई कार्य कर रहा है या वह अपनी आजीविका के लिए कोई कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर वाद संस्थित किया जाएगा। अब आती है धारा 20। धारा 20 ये कहती है जैसे 15 से लेकर 19 में जहाँ कोई वाद संस्थित नहीं किया जाता है तो ऐसे मामले जो अन्य मामले होते हैं वहाँ पर वाद उस स्थान पर संस्थित किया जाएगा जहाँ पर प्रतिवादी निवास करता है या जहाँ वह अभिलाभ के लिए कोई कारोबार करता है। जहाँ पर कोई प्रतिवादी है वो निवास कर रहा है या उसका निवास स्थान है या जहाँ वह कोई लाभ के लिए कोई कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर वाद संस्थित किया जाएगा। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो कहता है जहाँ पर एक से अधिक प्रतिवादी हैं, यानी कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर एक से अधिक मामले हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं या प्रतिवादी, वहाँ किसी भी प्रतिवादी के यहाँ पर वाद संस्थित किया जाएगा, किंतु ऐसा वाद करने से पूर्व या तो न्यायालय की इजाज़त या बाकी प्रतिवादियों की सहमति आवश्यक है। यानी जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति प्रतिवादी के रूप में होते हैं वहाँ पर किसी भी प्रतिवादी के यहाँ पर वाद संस्थित किया जाएगा, यानी जहाँ पर प्रतिवादी निवास करता है। लेकिन जब वाद संस्थित किया जाएगा तो जो अन्य प्रतिवादी हैं उनसे इजाज़त ली जाएगी कि उसके न्यायालय उसके क्षेत्राधिकार में वाद संस्थित किया जाए या नहीं किया जाए, या न्यायालय की अनुमति ली जानी आवश्यक होगी। अगला जो इसका पॉइंट है वो कहता है कि जहाँ पर वाद हेतु उत्पन्न होता है, यानी जहाँ पर वाद हेतु के कोज ऑफ एक्शन जो वाद है वो वाद हेतु जहाँ पर उत्पन्न होगा वहीं पर वाद संस्थित किया जाएगा। जैसे मान लो कि कोई गाड़ी लेके जा रहे हैं और रास्ते में यदि उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो जहाँ जिस स्थान पर एक्सीडेंट हुआ है उस क्षेत्र में या जहाँ पर वाद हेतु उत्पन्न हुआ है वहाँ पर वाद संस्थित किया जाएगा, अन्य स्थान पर नहीं होगा। इसका जो स्पष्टीकरण भी ये कहता है कि जहाँ पर कंपनी वहाँ वाद हेतु मुख्य कार्यालय में या अधीनस्थ कार्यालय में समझा जाएगा, यानी जहाँ पर कंपनी से संबंधित कोई मामले होते हैं तो वहाँ पर मुख्य वाद हेतु है वो मुख्य कार्यालय या कोई अधीनस्थ न्यायालय है वो अधीनस्थ जो भी कार्यालय है वहाँ पर जो स्थान है वहाँ पर वाद हेतु का स्थान वो समझा जाएगा। धारा 21 कहती है अधिकारिता के बारे में, आक्षेप के बारे में वर्णन करती है कि आक्षेप
कब लगाया जाएगा और कैसे लगाया जाए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी ऐसे न्यायालय में वाद संस्थित किया जाता है जहाँ पर प्रतिवादी नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में आक्षेप कैसे लगाया जाएगा। इसके 3 आधार होते हैं, आक्षेप के 3 आधार होते हैं। पहले है स्थान के संदर्भ में। सबसे पहले जो आक्षेप लगाया जाएगा वो स्थान के संदर्भ में लगाएगा कि वह स्थान है या नहीं है, यानी कि जिस स्थान पर वाद हेतु उत्पन्न हुआ है या नहीं हुआ, वादी रहता है या नहीं निवास करता है या नहीं निवास करता है प्रतिवादी, या जहाँ पर अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, तो स्थान के संदर्भ में भी आक्षेप लगाया जा सकता है। दूसरा है धन संबंधी अधिकारिता के संबंध में। धन संबंधी अधिकारिता से संबंधित ये बात है कि जैसे मान लो कि अपन सिविल न्यायालय में, जैसे सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड या लघु वाद न्यायालय वो 10,000 तक के मामले सुनता है और सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड वो 25,000 तक के मामले सुनता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई वाद का मूल्य वो अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में भी आक्षेप लगाया जा सकता है कि इस न्यायालय को धन अधिकारिता के संबंध में क्षेत्राधिकार नहीं था, तो वह वाद में आक्षेप लगाया जा सकता है। अगला जो इसका जो आधार है वो है निष्पादन न्यायालय की अधिकारिता की। कौन से न्यायालय को निष्पादन करने की या डिक्री के निष्पादन की अधिकारिता है या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस न्यायालय में आक्षेप लगाया जा सकता है। अपीलीय न्यायालय और रिविजनल न्यायालय तभी आक्षेप को सुनेगा जब इन आक्षेपों को सर्वप्रथम अवसर पर प्रथम न्यायालय में लिया गया हो तथा न्याय विफल हुआ। यानी अपीलीय न्यायालय और जो रिविजन न्यायालय, जो पुनरीक्षण जो न्यायालय है, उनमें आक्षेप को तभी सुना जाएगा जब कोई आक्षेप है वो पहले जो निम्न स्तर का जो न्यायालय है जिसमें वाद संस्थित किया गया था उसमें आक्षेप ले लिया गया था, लेकिन फिर भी न्यायालय ने उसकी सुनवाई नहीं की और उसके बाद में उसने निर्णय दे दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में यदि निर्णय विफल हो जाता है तभी उसके जो आक्षेप के बारे में अपीलीय न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय है उसको सुनवाई करेगा। धारा 21 ये कहती है कि एक बार यदि किसी डिक्री पारित हो गई है तो वाद के स्थान को लेकर आक्षेप नहीं होगा। पूर्व न्याय का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है धारा 21A के अंतर्गत कि यदि कोई डिक्री पारित हो जाती, आक्षेप लिया गया और आक्षेप की सुनवाई नहीं हुई है और वहाँ पर यदि डिक्री पारित हो जाती है तो वहाँ पर पूर्व न्याय के सिद्धांत लागू हो जाएगा, यानी उसका आक्षेप फिर लगाया नहीं जाए। धारा 21 कहती है ऊपर वाले न्यायालय में और धारा 21 के ए कहती है वही न्यायालय, यानी उसी न्यायालय में आक्षेप किया जा सकेगा। धारा 21 में अपीलीय न्यायालय में आक्षेप होगा। धारा 22 से लेकर 25 तक कहती है वादों के अंतरण के बारे में, कब वादों का अंतरण किया जा सकता है। धारा 22 में बताया गया है कि जहाँ पर वाद 2 या भिन्न न्यायालयों में संस्थित किया जाता है तो वहाँ कोई भी प्रतिवादी जो व्यक्ति है आवेदन कर सकता है और मामले का अंतरण कर सकता है। जहाँ पर 2 या 2 से अधिक जो न्यायालय हैं उनमें यदि वाद संस्थित किया जाता है तो वहाँ पर कोई भी प्रतिवादी है जो कि पीड़ित है वह किसी भी न्यायालय में आवेदन कर सकता है और अपने वाद को अंतरित करवा सकता है। धारा 23 कहती है अंतरण निम्न प्रकार से होगा कि अंतरण किस प्रकार से होगा। यदि दोनों न्यायालय एक ही अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ हों तो उस अपीलीय न्यायालय में आवेदन होगा जिस अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ दोनों न्यायालय आते हैं। जैसे मान लो कि किसी भी, जैसे जयपुर का कोई जिला न्यायालय, उसके अधीनस्थ यदि 2 नीचे के जो न्यायालय है जैसे मेट्रोपॉलिटन वाला हो या कोई अन्य अगर कोई सिविल न्यायालय है तो ऐसी स्थिति में उस जिला न्यायालय में आवेदन किया जाएगा अंतरण के लिए। और यदि दूसरा पॉइंट इसका ये कहता है कि यदि दोनों न्यायालय भिन्न भिन्न अपीलीय न्यायालयों के अधीनस्थ हों तो उच्च न्यायालय में आवेदन होगा। जैसे मान लो कि 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं, जैसे मान लो सीकर का और जयपुर का दोनों अलग अलग न्यायालय भिन्न भिन्न अपीलीय न्यायालय हैं, तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय में आवेदन, यानी जयपुर का जो उच्च न्यायालय है वहाँ पर आवेदन किया जाएगा। और यदि दोनों न्यायालय अपीलीय न्यायालय भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ होते हैं तो उस उच्च न्यायालय में जहाँ पर वाद संस्थित हुआ है, यानी जैसे मान लो एक जयपुर में हुआ है और दूसरा जैसे पंजाब में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, या तो ऐसी स्थिति में वाद के लिए अंतरण उस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिस न्यायालय में सर्वप्रथम वाद संस्थित हुआ है। तो जिस स्थान पर पहले वाद संस्थित हुआ उसी न्यायालय में अंतरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। धारा 24 ये बताती है कोई भी उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय किसी भी प्रकरण में आवेदन पर या स्वयं अंतरण कर सकता है, यानी पक्षकारों को उसको सूचना देनी होगी और वह किसी भी स्थिति में कोई भी उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय है किसी भी पक्षकार के आवेदन पर या स्वयं अपनी इच्छा से स्व मोटो भी वह अंतरण कर सकता है, लेकिन अंतरण करने से पूर्व उसे पक्षकारों को सूचना देनी आवश्यक होगी। अंतरण निम्न स्थानों पर उसे किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में कर सकता है, यदि कोई भी उच्च न्यायालय है वो किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में अंतरण कर सकता है, स्वयं भी मामले को
सुन सकता है, या उसी न्यायालय को पुनः भी वह भेज सकता है जिस न्यायालय से अंतरण के लिए आवेदन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अंतरण निम्न न्यायालय को किया जा सकता है। जहाँ पर अंतरित मामला है वहाँ न्यायालय पुनर्विचार, यदि अंतरित होकर जिस न्यायालय में मामला जाता है वहाँ पर वह न्यायालय जिसमें अंतरित होकर मामला आया है वह पुनः मामले का विचारण कर सकता है, या उसी प्रक्रम से आगे कार्रवाई कर सकता है, या तो वह उसी मामले को उसी प्रक्रम से सुन सकता है, या पुनः दोबारा से उस मामले में विचारण कर सकता है। ऐसे मामला ऐसे न्यायालयों से भी लिया जा सकता है जिसको कोई क्षेत्राधिकार, यानी ऐसे न्यायालय को भी दिया जा सकता है जिसको उस मामले को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। वो सब जिला न्यायालय या जो भी अंतरण करने वाला जो न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार या उसकी अधिकारिता कि वह किसी भी न्यायालय को अंतरण कर सकता है। जैसे धारा 22 और 23 ये बताती है। धारा 22 और 23 तो केवल और 24 में अंतर ये है कि 22 और 23 में तो केवल प्रतिवादी ही आ सकता है, जबकि धारा 24 में कोई भी व्यक्ति आ सकता है। यानी धारा 24 में है कि उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति आ सकता है। धारा 23 में और 22 में केवल प्रतिवादी आ सकता है, इसमें आवेदन किया जाएगा। और धारा 24 में आवेदन भी हो सकता है और स्वयं जो उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय वो स्वयं भी अपने विवेक के आधार पर या सो मोटो भी उस मामले में प्रसंज्ञान ले सकता है। तीसरा इसका है, एक से अधिक न्यायालयों को क्षेत्राधिकार है किंतु प्रतिवादी के क्षेत्राधिकार में वाद दायर नहीं किया जाएगा। जबकि इसमें कोई भी अनियमितता होती है तो वहाँ पर अंतरण किया जा सकता है। उन्हीं न्यायालयों में वाद जिनको क्षेत्राधिकार है, यानी उन्हीं न्यायालयों में वाद किया जा सकता है, आवेदन किया जा सकता है जिसको क्षेत्राधिकार, लेकिन इसमें किसी भी न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। धारा 25 आती है कि किसको क्षेत्राधिकार है, यानी जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय है उनमें जिला न्यायालय को कितना उच्च न्यायालय को कितना क्षेत्राधिकार है। इसमें जो शक्ति दी है वो उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ दी गई, यानी इसमें तभी अंतरण किया जा सकता है जब आवेदन किया जाता है, स्वयं नहीं किया जा सकता। यानी स्वयं जो न्यायालय है वो नहीं कर सकता है, इसमें केवल आवेदन करने पर ही मामले को अंतरित किया जा सकता है। तभी कार्रवाई होगी जब न्याय के लिए समीचीन होगी। जब न्यायालय का विफल हुआ है या न्यायालय को ये लगता है कि न्याय के लिए आवश्यक है, तभी कार्रवाई की जाएगी उच्चतम न्यायालय द्वारा। एक राज्य के उच्च न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय को भी अंतरण किया जा सकता है, यानी इंटर स्टेट बीच में मामले को अंतरित किया जा सकता है। ये उच्चतम न्यायालय की शक्ति है। आवेदन के साथ में एक शपथ पत्र होगा। जो भी प्रतिवादी आवेदन देता है उसके साथ में एक शपथ पत्र भी दिया जाएगा कि वह मामले को अंतरित करवाना चाहता है। लेकिन यदि कोई प्रतिवादी ऐसा है जो तुच्छ है या तंग करने वाला है तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय उस पर 2000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। यदि कोई प्रतिवादी ऐसे ही तुच्छ तंग करने के आधार पर यदि आवेदन करता है तो ऐसी स्थिति में उस पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। जहाँ पर मामला अंतरित किया जाता है तो उस स्थान की विधि लगेगी जहाँ पर मूलतः वो संस्था, जैसे मान लो राजस्थान में यदि कोई मामला चल रहा है और उसको अंतरित करके यदि गुजरात भेजा जाता है तो वहाँ पर राजस्थान की विधि ही लागू होगी, अन्य न्यायालय की या अन्य जो राज्य है उसकी विधि लागू नहीं होगी। धन्यवाद। इस प्रकार आज हमने वाद के स्थान के बारे में तथा किस न्यायालय में वाद संस्थित किया जाता है उसके बारे में आज हमने चर्चा की। धन्यवाद।